हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हाफ सिलेबस टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। इससे पहले की क्लास में जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने हाफ सिलेबस टेस्ट नंबर 3 डिस्कस किया था। उससे पहले हमने सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2021 एग्जामिनेशन वो भी डिस्कस कर लिया है। एंड मच बिफोर दैट, बहुत पहले हमने इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अगस्त 2020 में रिवीजन टेस्ट नंबर 1 एंड रिवीजन टेस्ट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस किया था, आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए अब आज की क्लास से हम लोग हाफ सिलेबस टेस्ट नंबर 4 ये स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज हाफ सिलेबस टेस्ट नंबर 4 HY4। दिस इज टेस्ट बेस्ड ऑन सेकंड पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, यानी चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी टू चैप्टर नंबर 13, ठीक है, पूरे चैप्टर सेकंड बुक के। तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन फर्स्ट पार्ट ए में 1 मार्कर क्वेश्चन है। हमें इवेल्युएट करना है लॉग ऑफ एक्स को ऑन द बेस ऑफ ई। तो बेसिकली यहां पर हम लगाएंगे बच्चों बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए हमें यहां पर 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट्स लगेगा। तो बाई पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को बाहर कर देंगे, है ना, इसे फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन लेते हुए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। ओके बच्चों, 1 मार्कर है, ध्यान रखना, ज्यादा स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये पूरे का हमें इस तरीके से इंटीग्रेशन लेना है बच्चों। तो अब आगे चलते हैं जरा, यहां पर क्या होगा। तो ये 1 का इंटीग्रेशन यहां से x आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस, अब यहां पर क्योंकि डी बाई डी एक्स लगा रखा है तो log x का डेरिवेटिव ये हो गया, और ये 1 का यहां पर इंटीग्रेशन दैट इज x और ये dx, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, डन। तो ये x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, सो दिस इज x log x माइनस 1 dx, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो 1 dx मतलब क्या बना बच्चों, सो वी कैन फर्दर राइट इट x log x माइनस x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बस आंसर आ गया ऊपर वाले क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो अल्टरनेटिव दिया हुआ है उसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अल्टरनेटिव को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो ये वाला, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, सो दिस इज 1 ओवर 2a लॉग ऑफ द फंक्शन ऑन द बेस ऑफ e लिख दो या ln लिख दो, ठीक है, x माइनस a अपॉन x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो a स्क्वायर का मतलब 16 है, यानी a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 1 अपॉन 2a यानी 2 टाइम्स a मींस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ln या लॉग ऑफ समथिंग ऑन द बेस ऑफ e लिख दो। अब समथिंग मतलब फंक्शन, तो फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस a का मतलब 4, तो x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो बस यहां पर ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर और ये नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर, हमने दोनों क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए, अल्टरनेटिव भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन 2 के लिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो नाउ दैट इज इक्वल टू x माइनस x इंटू वाई, ठीक है। यहां पर बेसिकली हमें इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा हुआ है, इसलिए हमें इसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ध्यान से देखिए। तो अगर इसे हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y या x, बताना मुझे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे। खैर, तो यहां पर लीनियर इन y है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, तो p ऑफ x की वैल्यू x आ गई बच्चों। तो यहां से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा e टू दी पावर p का इंटीग्रेशन लेते हैं, तो e की पावर x dx इस तरीके से लिखेंगे हम। तो ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डन, क्लियर हो गया बच्चों। अब हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे,
हमें यहाँ पर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो जी अपना डिटर्मिनेंट बना लो इस तरीके से, ठीक है। i कैप j कैप k कैप, वेक्टर a यानी 7 -1 1 और वेक्टर b यानी 1 -2 -2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली तो हमें किस तरीके से आगे करना है, एक्सपेंड कर दो रो वन के अलोंग, तो ये बन जाएगा आपका -1 इंटू -2 यानी 2 माइनस ऑफ -2। एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर माइनस j कैप और यहाँ पर 7 2 जा -14 -1, फिर प्लस में k कैप, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका -14 + 1। एक बार चेक करना, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4i कैप और ये बनेगा -15 और बाहर माइनस j कैप है यानी प्लस का 15 j कैप, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका माइनस का 13 k कैप, ठीक है। अब क्योंकि हमसे तो बोला गया है इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, एंड k कैप के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब इस पूरे को बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सो इट विल गिव अस 410, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, पढ़िए जरा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये रही दोनों प्लेन्स की इक्वेशन। इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमें एक प्लेन निकालना है विच विल पास थ्रू दिस पॉइंट एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इस प्लेन का ना कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूं। सो दैट विल बी 2x + 2y - 3z - 7 = 0 एंड दूसरे वाले प्लेन के लिए 2x + 5y + 3z - 9 = 0, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है तो वो क्या बन जाएगा, जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। सो ये बनेगा 2x + 2y - 3z - 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 5y + 3z - 9 = 0, ठीक है। ये आपका प्लेन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, ये जो प्लेन है आपका, यानी जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला है, दिस ऑल्सो पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पॉइंट इज गिवन टू यू एज 2, 1, 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट क्या करेगा बच्चों, ये पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट से हम x, y, z की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालने वाले हैं। तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 2 × x की जगह 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 × y की जगह 1 डालेंगे तो 2 ही रहेगा। -3 × z की जगह 3 डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से -7 प्लस लैम्डा, इस वाले ब्रैकेट में देखो क्या बनेगा। सो अगेन 2 × x की जगह 2 यानी 4 प्लस 5 × 1 दैट इज 5 प्लस 3 × z मीन्स 9 -9 = 0, ठीक है। इस ब्रैकेट से हमें क्या मिलेगा, 4 + 2 दैट इज 6, 6 - 9 तो 6 - 9 क्या हुआ, -3 - 7 दैट इज -10 प्लस लैम्डा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 9 ही बचेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी 10/9, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल रहा है, 2x + 2y - 3z - 7 और लैम्डा की जगह हमने पुट किया तो दिस इज 10/9, 2x + 5y + 3z - 9 = 0, ठीक है। अब यहां से हमें एलसीएम लेना है। सो 9 2 जा 18x, ठीक है, प्लस 9 2 जा 18y, 9 3 जा -27z, 9 7 जा 63, ठीक है। और इस 10 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 20x + 50y + 30z - 90 = 0। यहां से अब हम कंबाइन कर देंगे जो भी चीजें ऐड हो रही हैं। 18x + 20x क्या बनेगा, 38x बनेगा। अच्छा 18y एंड 50y क्या बनेगा बच्चों,
दिस विल बी 68y माइनस 27z एंड 30z। क्या बनेगा बच्चों? प्लस का 3z, अब माइनस 63 एंड माइनस 90, तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा माइनस 153। ऑल दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना सबको? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 ये रहा आपके लिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। ठीक है, अगर हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से किसी पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट करके दिया गया है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये जो भी वेक्टर्स हैं, अगर इनको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हम एज्यूम कर लें, तो इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपना काम शुरू करते हैं क्वेश्चन 5 में। तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका क्रॉस लेना है हमें i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के साथ। तो ये क्या आएगा बच्चों? i कैप j कैप k कैप, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? 3 1 1, दिस इज 1 माइनस 1 2। चलिए फटाफट स्टार्ट करिए, क्या आएगा बेटा? सो ये बनेगा आपका i कैप इंटू 2 1 जा 2 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1 हो जाएगा, तो 3i कैप। ठीक है, माइनस j कैप तो हम पहले से ही लगा लेते हैं, और ये बनेगा आपका 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5 मीन्स माइनस 5j कैप हो जाएगा, प्लस k कैप में देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो माइनस 3 माइनस 1 मीन्स माइनस 4 आएगा ये। ठीक है, तो माइनस 4 k कैप हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अब इसका हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला ऊपर बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट में 9 प्लस 25 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, सो मीन्स 16 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट में 50 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 50 मीन्स वी कैन राइट इट 5 रूट 2 यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में हमें एक अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है, तो अल्टरनेटिव क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो 1 मार्कर है, आप डायरेक्टली कर लो, अच्छा रहेगा। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो मिड पॉइंट को लिख लो। तो मिड पॉइंट के लिए हमें फॉर्मूला तो पता ही है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो क्या बनेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो यहाँ पर जब ये काम आप लोग करेंगे ना बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका, ये मिड पॉइंट आ गया। तो आपको क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर लिखना है, किसका? तो मिड पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट विल बी 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। क्लियर है बच्चों? बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में है e टू द पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बेसिकली ये वाला फॉर्मूला, e टू द पावर x इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं फंक्शन प्लस डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, याद है आपको? e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर फंक्शन का काम ये करेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है। तो आप बस ये बता सकते हैं अगर आपका मन कर रहा हो, वैसे तो 1 मार्कर है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर ही लिख दो। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर एंड देन 2x का करेंगे तो 2 आएगा। समझे बच्चों? क्लियर है? तो बस इसका ध्यान रखते हुए, और ये जो मैंने साइड में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेंशन किया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? e टू द पावर x इनटू फंक्शन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? tan इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से बड़े आराम से हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में? dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने किया इंटीग्रेशन।
तो जैसे ही हमने ये काम शुरू किया तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका tan इनवर्स y, और ये क्या बनेगा, दिस विल बी tan इनवर्स x। अब ये बताइए कांस्टेंट c लिखूं या कुछ और लिखूं, ठीक है, डू लेट मी नो, c लिखूं या tan इनवर्स ऑफ c लिखूं। अगर आपको ध्यान हो ये लेक्चर्स तो tan इनवर्स c लिखा जाएगा। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन यू आर एडवाइज्ड टू गो एंड वॉच इट फर्स्ट ऑन दिस चैनल। एनीवे, RHS में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और LHS में आपका tan इनवर्स y ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से दोनों तरफ अगर हम tan फंक्शन अप्लाई करेंगे तो y विल बी इक्वल टू x प्लस c अपॉन 1 माइनस x इंटू c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है, तो अल्टरनेटिव क्या है बच्चों, एक बार पढ़िए ध्यान से। तो अल्टरनेटिव में आपको सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा हुआ है, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हमें यहाँ पर ऑर्डर लिखने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, अब ये मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कहाँ पर हुआ है आप देख सकते हैं, 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है, डबल डेरिवेटिव टर्म यहाँ पर है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। एंड डिग्री क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर एक साइन फंक्शन आपको दिख रहा होगा, साइन dy अपॉन dx, ठीक है। तो साइन dy अपॉन dx यानी यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म रेडिकल के अंदर फंसा हुआ है, तो इसलिए डिग्री आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा अगले प्रश्न के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। A die is thrown if E is the event, the number appearing is a multiple of 3। आपने एक डाई थ्रो किया और अगर 3 का मल्टीपल आएगा उसको हमने E बोल दिया। तो E का मतलब क्या है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 and 6 ही आएंगे, डाई थ्रो किया है। F का मतलब भी दे रखा है कि द नंबर अपीयरिंग इज इवन, तो इवन नंबर देखो ये होते हैं, ठीक है। अब एक बात ये है कि इनमें कुछ कॉमन भी है, तो क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है। चलिए आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होंगे तो बेसिकली हमें ये वाला कंडीशन मिलना चाहिए, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो हमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए। तो पहले जरा हम LHS को देखते हैं, तो P ऑफ E की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, P ऑफ E मीन्स 2/6, ऐसे ही P ऑफ F क्या आ जाएगा, सो 3/6। तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कंसीडर करें मींस P ऑफ E इंटू P ऑफ F अगर हम देखें, सो 2/6 इंटू 3/6, तो ये क्या आ जाएगा 1/6, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ध्यान से देखिए, समझे, क्योंकि E इंटरसेक्शन F में सिर्फ एक ही आउटकम है तो 1/6 ही आएगा वो। तो यहां पर अगर आप डिक्लेयर कर पाए तो क्या डिक्लेयर करेंगे बताना जरा, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यही पूछा हुआ है इसने, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है जो मैंने सबसे पहले आपको मेंशन करके दी वो यहाँ फुलफिल हो रही है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका किस टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन बेसिकली केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यानी हमें यहाँ पर 4 सब पार्ट सॉल्व करने होंगे, लेकिन टोटल गिवन सब पार्ट्स कितने होंगे, 5 सब पार्ट्स में से ओनली 4 सब पार्ट्स हमें सॉल्व करने होंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। देखिए बेटा ये जो स्टेटमेंट पूरी है ना आपको, ये NCERT के क्वेश्चन की आपको लगेगी, बिल्कुल NCERT का एग्जाम्पल ही है ये, लेकिन यहाँ केस स्टडी क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए मैंने 5 डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा बच्चों। यहाँ पर of the people having HIV 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को HIV है अगर उनका टेस्ट किया जाएगा तो 90% का तो टेस्ट से पता चलेगा कि आपको डिजीज है, भाई HIV उनको है और टेस्ट हुआ तो उनका डिजीज आइडेंटिफाई हो गया 90% केसेस में, लेकिन 10% लोग बच जाएंगे। कहने का मतलब उनको HIV होते हुए भी उनको बोल दिया जाएगा कि भाई आपको HIV नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, ठीक है, जिनको HIV नहीं है
तो HIV नहीं है तो उनका HIV टेस्ट होगा तो उनको बोलना चाहिए ना कि भाई आपको HIV नहीं है। सिंपल, भाई HIV तो उनको है ही नहीं, टेस्ट भी हुआ तो उनका डिक्लेरेशन क्या आना चाहिए रिपोर्ट का कि आपको HIV नहीं है। ठीक है, लेकिन हो ये रहा है, इस टेस्ट की रिलायबिलिटी ऐसी है कि 99% को तो बोल दिया कि आपको HIV नेगेटिव है, कहने का मतलब आपको HIV है ही नहीं। ठीक है, लेकिन 1% आर डायग्नोस्ड एज शोविंग HIV पॉजिटिव, यानी 1% ऐसे भी लोग हैं जिनको भले ही HIV ना हो लेकिन उनको HIV है ऐसा बोलकर रिपोर्ट दे दिया जाएगा। इस टेस्ट में ये प्रॉब्लम है, ये इस टेस्ट की रिलायबिलिटी है, जिस तरीके से HIV के इस टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, है ना, किसी शहर में किसी सिटी में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% लोगों को HIV है। 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से एक पर्सन को आप सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, रैंडमली गिवन द HIV टेस्ट, उसको सिलेक्ट करके, यानी 0.1% जहां पर HIV है पूरे लार्ज पॉपुलेशन में से, वहां से एक पर्सन को सिलेक्ट किया, उसका HIV टेस्ट करा दो। और फिर जो पैथोलॉजिस्ट है, यानी जो लैब में जो वर्क करते हैं उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो पैथोलॉजिस्ट है वो उसे रिपोर्ट करेगा, उस पर्सन को जिसको हमने पूरे पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया है, वो उस बंदे को यानी उस पर्सन को रिपोर्ट कर देगा पैथोलॉजिस्ट कि आपको HIV है ना, रिपोर्ट्स हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, ये तो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई बच्चों यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 5 सब पार्ट्स होंगे जैसा कि नॉर्मल प्रैक्टिस है केस स्टडी क्वेश्चंस में। तो चलते हैं जरा फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला हुआ है। What is the probability of the person to be tested as HIV positive given that he is actually having HIV? ठीक है, तो चलिए जरा अजम्पशन ले लेते हैं, कुछ यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट ई एज्यूम करूंगा विच विल शो द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग HIV। ठीक है, यानी इवेंट ई हम क्या लेंगे, द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग HIV। ठीक है, इज एक्चुअली हैविंग HIV। भाई जो इवेंट हो चुका है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, इवेंट ई मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, एक इवेंट ई डैश ले लो। ठीक है, ई डैश हम क्या लेंगे कि पर्सन इज नॉट हैविंग HIV। ठीक है, ई डैश द पर्सन, ई डैश या ई बार कुछ भी लगा सकते हो, द पर्सन इज नॉट हैविंग HIV। ठीक है बच्चों, डन। अच्छा, इसके बाद एक और इवेंट ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं इवेंट ए मान लेते हैं, जैसे आप E1 E2 ऐसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल मैं इवेंट ए ले रहा हूं कि द पर्सन्स HIV टेस्ट इज डायग्नोस्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, द पर्सन्स टेस्ट इज डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, उस बंदे का जिसको आपने सेलेक्ट किया है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, उसका जब टेस्ट हुआ तो उसको डायग्नोस किया गया बाय द पैथोलॉजिस्ट एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हमें फाइंड क्या करना है उस पर फोकस करते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवेंट ए हुआ है। ठीक है, इवेंट ए हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग HIV। ठीक है, यानी अगर इवेंट ई हो चुका है, इवेंट ई गिवन है, तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई, यानी अगर उसको HIV है तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो अगर उसे HIV है तो उसका टेस्ट तो पॉजिटिव आना ही है। तो फर्स्ट लाइन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोला हुआ है, ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। बात समझ आई? तो 90% भाई HIV है तो उसका टेस्ट कराओगे तो HIV तो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा ही। आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चों, तो 90% हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर इसको 90/100 लिखेंगे तो यहां से हमें 0.9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10 दैट इज 0.9। ठीक है बच्चा लोग,
तो अब यहां से अगर आप टैली करेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बात क्लियर है सबको? अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV। अब उसको एक्चुअली में HIV नहीं है। ठीक है, तो उस पर्सन का जो टेस्ट होगा वो HIV पॉजिटिव आ जाए। बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या पूछा है आपसे, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है अगर उसे HIV नहीं है, यानी P ऑफ A ओवर E डैश पूछा हुआ है। यहां देखिए जो हमने इवेंट्स एज्यूम किए थे इनको देखिए ध्यान से। ठीक है, द पर्सन इज नॉट हैविंग HIV, अगर ये गिवन है तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द पर्सन्स टेस्ट इज कमिंग एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर पढ़ के देखिए। ठीक है, उसको HIV पॉजिटिव बोल दिया आपने अगर उसे एक्चुअली में HIV नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में अगर हम देखें कि यहां पर ये सेकंड लाइन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है। ठीक है, जिनको HIV नहीं है उनका टेस्ट होगा तो HIV नेगेटिव बोलना चाहिए, लेकिन इस टेस्ट की रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग हो ये रहा है कि 1% पर्सन्स आर डायग्नोस्ड एज शोविंग HIV पॉजिटिव, है ना। 1% लोगों को फ्री में टेंशन दी जा रही है कि भाई तुम्हें HIV है, भले ही उनको रियलिटी में HIV नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 1%। तो 1% यानी अगर इसको हम 1/100 ऐसे लिखेंगे सो वी कैन राइट इट 0.01। तो 0.01 आप यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन ए बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा हम, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, थर्ड पार्ट पढ़िए। तो what is the probability that the person is actually not having HIV? अब हमसे प्रोबेबिलिटी बोली गई है कि the person is actually not having HIV। ठीक है, तो हमने यहां पर बच्चों इवेंट E क्या माना था, इवेंट E माना था the person selected is actually having HIV, और E डैश क्या माना था, the person is not having HIV। so are you getting? यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेसिकली P ऑफ E डैश। ठीक है, तो P ऑफ E डैश का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस P ऑफ E हुआ। ठीक है, सो 1 माइनस P ऑफ E हुआ। ठीक है, तो 1 माइनस P ऑफ E, तो P ऑफ E की वैल्यू कहां पर हमने निकाली है, तो P ऑफ E की वैल्यू हो जाएगी 0.001। ठीक है, 0.001। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दिस विल बी 0.999। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं P ऑफ E की वैल्यू के लिए, तो यहां पर आ जाओ आप। तो P ऑफ E के लिए हम जब यहां पर पहुंचेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। यहां पर देखिए इस वाले स्टेटमेंट में देखिए, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, यानी सिर्फ 0.1% लोगों को HIV है, यानी 0.1/100। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.001। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, तो 0.1/100 यानी 0.001। तो ये P ऑफ E हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से यहां पर इवेंट्स एज्यूम किए हुए हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थर्ड पार्ट को हमने कर लिया, आप एक बार दोबारा देख लें। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये आ गए हम फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है एक बार आप ध्यान से पढ़िए बच्चों, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, एक बार देखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV? हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV गिवन दैट ही इज एक्चुअली टेस्टेड एज पॉजिटिव। इवेंट्स पे फोकस करो। द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV, ये फर्स्ट इवेंट देखिए, द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग HIV गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव, गिवन दैट ही इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव। इवेंट ए पे फोकस करिए बच्चों। ठीक है, तो अब हमें E/A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसे हम बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा P ऑफ A ओवर E इंटू P ऑफ E
P of A over E into P of E plus P of A over E dash into P of E dash। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, हमें इनकी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज तो पता है और कुछ वैल्यूज हमें हो सकता है दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी पड़े और वहां से हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए P ऑफ E की वैल्यू तो हमको पता है, अभी बताया मैंने, है ना। ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.1% हैव HIV, तो P ऑफ E की वैल्यू हमको तो पता ही है, P ऑफ E मीन्स 0.1%, 0.1%, ठीक है, दैट इज 0.001। तो यहां से P ऑफ E डैश की वैल्यू हमने अभी थर्ड पार्ट में भी फाइंड की है, 0.999 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर P ऑफ A ओवर E, तो A ओवर E का मतलब क्या हुआ, P ऑफ A ओवर E का मतलब क्या हुआ कि अगर बंदे को पहले से HIV है तो उसका टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, उसका टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। ऑफ द पीपल हैविंग HIV, याद है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट 90%, ठीक है, तो 90% मीन्स 90 अपॉन 100 यानी 0.9। ठीक है, P ऑफ A ओवर E डैश, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर उसे HIV नहीं है तो भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तो इसमें कितने लोग थे, सिर्फ 1% लोग थे, तो 1% मीन्स 0.01। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब यहां पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और अपना काम शुरू करते हैं जरा। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो A ओवर E की प्रोबेबिलिटी यानी 0.9, P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी यानी 0.001, अब डिनोमिनेटर में 0.9, 0.001 प्लस P ऑफ A ओवर E डैश मीन्स 0.01, P ऑफ E डैश मीन्स 0.999। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, बस स्टेटमेंट तो यही बनेगा, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया 0.9 यानी 1/10, यहाँ पर 1/1000, तो 1000 यहाँ पर 1/100, तो हम कैंसिलेशन करेंगे ना बेसिकली बच्चों। तो कैंसिलेशन करने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर सिर्फ 9 ही बचेगा, एक बार देख लो, 9 into 1 बचेगा, और नीचे 9 into 1 प्लस यहाँ पर आपने जब 1000 से किया तो ये तो 999, और जब इसको 10 से किया तो ये बनेगा आपका 0.1। ठीक है, तो बेसिकली ये बन जाएगा 99.9। ठीक है, तो यानी अब इसको फिर से एक बार हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 90 और नीचे हो जाएगा 90 प्लस 999, तो 90 प्लस 999 अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 109 का टेबल रीड कर रहा हूं मैं, दिस इज 121। ठीक है, सो 10 ओवर 121, तो 10 ओवर 121 बेसिकली अब हमें इसको डेसिमल में चेंज करना होगा। डेसिमल में क्यों चेंज करना होगा, अपने गिवन ऑप्शन से फोकस करो। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 को 121 से डिवाइड करें, जैसा कि आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, है ना, एग्जाम हॉल में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0.0826 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.083। बात समझ आ रही है, ठीक है, 0.0826 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.083, जिसे आप 8.3% लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपने ऑप्शंस को देखिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बेटा, ऑप्शन सी सही लग रहा है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जरा फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ पार्ट को पढ़िए ध्यान से। तो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव। तो बच्चों अगर आप समझे तो यहां पर आपको निकालना क्या है बेसिकली, तो आपको निकालना है P ऑफ A। ठीक है, तो P ऑफ A मतलब इस क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखें, यहां पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, एक बार देखो जरा ध्यान से, ये जो हमने अजम्पशंस ली थी ना, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। तो A का मतलब क्या है बच्चों, A का मतलब है कि द पर्सन्स टेस्ट इज डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव, यानी जिस बंदे का आपने टेस्ट किया उसका टेस्ट HIV पॉजिटिव आ रहा है, तो इवेंट A का मतलब ये है। तो P ऑफ A फाइंड करना है, तो यहां से हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी A ओवर E इंटू P ऑफ E का प्रोबेबिलिटी प्लस P ऑफ A ओवर E डैश इंटू P ऑफ E डैश। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि ये सारी वैल्यूज हमने यहां पर फोर्थ पार्ट में ऑलरेडी निकाल ली हैं। लेट मी शो यू, ये देखिए फोर्थ पार्ट में ये सारी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर इन वैल्यूज को हम यहां पर यूज करेंगे तो बस अपना काम
क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेशंस करने का काम होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट मीन्स ये क्या था आपका, दिस वाज 0.9 90% के लिए, एंड पी ऑफ ई क्या था आपका, तो पी ऑफ ई 0.001 यानी 0.1%, ठीक है, ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, पी ऑफ ए ओवर ई डैश, तो ये बनेगा आपका 0.01, ठीक है भाई, HIV नहीं है फिर भी उसको HIV पॉजिटिव बोल दिया, फ्री की टेंशन। अब इसके बाद क्या आएगा, P ऑफ E डैश मीन्स 0.999, ठीक है, वो तो आप इसको देखते हुए भी निकाल सकते हो, 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हुए, और पिछले किसी पार्ट में हमने निकाला भी था। चलिए अब इनका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1/100 एंड दिस विल बी 999/1000, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 90 + 999/100 × 1000, ठीक है। आप इन सभी को ऐड करिए एक बार, तो ये ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका 9,918,1089 ऐसे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको भैया आगे कैलकुलेट करना है, ऑप्शंस हमारे डेसिमल में ही हैं, तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो यानी यहाँ पर 5 प्लेस हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा डेसिमल में, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। एक बार चेक करो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, तो 0.01089, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो गया बच्चों, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो गया 5th पार्ट के लिए बच्चों। अब इसके बाद हम पार्ट बी में आ गए बच्चों, यानी सेक्शन 3rd के क्वेश्चन, मींस 2 मार्कर क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -π/2 से π/2 में हमें sin² x ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली हम लोग इवन ऑड के लिए चेक कर लेते हैं इसे। तो fx की वैल्यू आपको दे रखी है sin² x, विच मीन्स f ऑफ -x अगर हम करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका sin² -x, so which will be only sin² x means it is only fx, यानी f of -x is equal to fx हो गया। तो आपका फंक्शन f क्या बन गया बच्चों, तो फंक्शन f आपका इवन फंक्शन बन गया। और अगर इवन फंक्शन बन गया तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट सेम रहेगा, और ये हो गया sin² x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 sin² x वाला फॉर्मूला। तो 2 sin² x मीन्स 1 - cos 2x, ठीक है बच्चों। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का x आएगा, माइनस cos 2x का sin 2x, और एंगल 2x मीन्स 1/2 यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा, और ये आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला काम शुरू हो जाएगा। अपर लिमिट डालेंगे तो π/2 माइनस हाफ sin 2x, यानी 2 × π/2, तो sin π बनेगा, sin π 0 ही होता है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 माइनस 1/2 × sin 0, यानी 0 ही हो जाएगा वो। देन फाइनली वी विल गेट π/2 एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी अल्टरनेटिव दिया हुआ है, हमें इसे इवेल्युएट करना है, तो हमें इसे भी इंटीग्रेट करना है। जरा देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, x + 2 को ना t² एज्यूम कर लेता हूँ, सो दैट वी विल हैव dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। अच्छा लिमिट भी चेंज कर लो यहीं पे, तो अगर x 0 है तो आपका t क्या आ जाएगा बच्चों, x 0 होगा तो t आपका आ जाएगा √2। एक बार चेक करो ध्यान से, अगर x 0 होगा तो यहाँ पर t² विल बी 2, तो t की वैल्यू √2 आ जाएगी, ठीक है। और जब x की जगह 2 लोगे तो यहाँ से t² इक्वल टू 4 बनेगा, तो t विल बी इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका जो पूरा इंटीग्रल है मीन्स x √x + 2 dx बिटवीन 0 से 2, तो ये अब क्या हो जाएगा, √2 से 2 हो जाएगा, और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो t² - 2 x की जगह, और √x + 2 यानी √t², तो t² का अंडर रूट यानी t, ठीक है। और ये 2t dt किसकी जगह, तो dx की जगह, तो ये भी लिखो 2t dt, ठीक है बच्चों। तो अब बेसिकली यहाँ से इन सबको हम अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो दिस विल बी 2t² × t², यानी 2t⁴ माइनस 2t²
इंटू -2, समझे, यानी 4t² dt इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से बस हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है और लिमिट्स डालनी है अपनी। तो इंटीग्रेशन आपका क्या आने वाला है बच्चों, तो ये बनेगा 2/5 और t की पावर 5 माइनस 4/3 t की पावर 3, ठीक है। और इसमें आपका ये है लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये क्या बनेगा आपका 2/5 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 32 इंटू 2 यानी 64/5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4/3 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब यानी क्या हो जाएगा 8, 8 इंटू 4 मीन्स 32/3, ठीक है। ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या डालेंगे हम लोग, √2 डालेंगे, जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 व्हेन मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स विल गिव यू 4√2। बात समझ आई। पहले से ही आपका 2/5 है यहाँ पे, तो 8√2/5 हो जाएगा, माइनस 4/3 पहले से ही है। अब यहाँ पे √2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनेगा 2√2 यानी 8√2/3, ठीक है बच्चों। अब यहां से एलसीएम लेते हुए आगे आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो मैं यहीं पर छोड़ दूं, कंप्लीट कर लोगे इसे आप। सो एनीवे, मैं एलसीएम वाला काम आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों। यू नीड टू कंप्लीट इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 11। Find the vector and Cartesian equations of the line that passes through the point this। 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, जो कि वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों फॉर्म में ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, x माइनस x1, तो x माइनस x1, ठीक है, फिर y माइनस y1, है ना, न्यूमरेटर वाली चीजें पहले लिख रहा हूं मैं, z माइनस z1, ठीक है। अब नीचे हम drs लेते हैं, तो drs कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, एंड देन z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये बनेगा आपका x माइनस 4/0, y प्लस 2/0, z प्लस 6/11, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। अब क्योंकि हमें इसका वेक्टर इक्वेशन भी पूछा गया है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके लिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या बनेगा आपका 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यानी 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 11k कैप। तो ये मैंने लिखा सिर्फ 11k कैप, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हमने ये फॉर्मूला यूज किया है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, ठीक है। डन बच्चों। अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी प्लेन का डिस्टेंस अगर हमें निकालना होता है किसी गिवन पॉइंट से, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। सो देयरफॉर यहां पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2 इंटू x1 यानी 0 माइनस 4 y1 यानी 0 प्लस 3 z1 यानी 0, ठीक है, माइनस 6, और ये पूरा हमें मॉडुलस में लेना है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² मीन्स 4, 16 एंड 9, ठीक है बच्चों। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक बार न्यूमरेटर में गौर करें, तो न्यूमरेटर में तो आपका मॉडुलस लगा हुआ है, ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें 0 हो रही हैं शुरू में लिखी हुई, बस ये -6 बचेगा, लेकिन मॉडुलस है तो +6 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट ऑफ 29, ठीक है, डिस्टेंस है। सो डिक्लेयर योर आंसर इन यूनिट्स, ठीक है बच्चों, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, कार्ड निकालो और विद रिप्लेसमेंट यानी वापस वहीं रख दो, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि हमसे 2 कार्ड निकालने के लिए बोला गया है। तो x का मतलब हम पहले क्या मानेंगे, लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ एस कार्ड्स या नंबर ऑफ एसेस। तो क्योंकि 2 ही कार्ड निकालने के लिए बोला गया है, तो x की वैल्यू देखो ये रहेंगे 0 1 2। और एस कार्ड कितने होते हैं बेटा, ठीक है, एस कार्ड टोटल कितने होते हैं, टोटल 4 एस कार्ड्स आर देयर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब x एंड px के लिए हम टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो जब x 0 होगा यानी अभी आपने एक भी एस कार्ड नहीं निकाला है, लेकिन 2 कार्ड आपने निकाले हैं। पहला कार्ड आपने निकाला होगा तो 48 रिमेनिंग कार्ड्स में से निकाला होगा, ठीक है। तो 48 कार्ड में से आपने निकाला एंड टोटल 52 कार्ड में से आपने निकाला, और निकाल के फिर दोबारा वही रख दिया विद रिप्लेसमेंट है, समझे। यानी अगला भी क्या आएगा 48/52, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। फिर जब x की जगह 1 होगा यानी अब आपने एक सिंगल एस कार्ड निकाला है जो कि 4 कार्ड में से आएगा एंड टोटल 52 में से आएगा। निकालकर आपने फिर दोबारा वहीं पर रिटर्न बैक कर दिया, लेकिन दूसरा कार्ड जो होगा वो अब नॉन एस होने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही एस कार्ड मिलेगा। तो दूसरा कार्ड 48 में से आएगा अपॉन 52। अब यहाँ पर एक केस और बन सकता है कि पहला कार्ड आपका नॉन एस हो एंड दूसरा कार्ड आपका एस हो, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट वाला केस है, इसलिए हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 ही रहेंगे बच्चों, ठीक है। एनीवे, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पर 2 है ना, x की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो गई यानी हमें अब दोनों एस कार्ड ही मिलेंगे। तो ये 4/52 इंटू 4/52, ठीक है। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बनेगा आपका 48/52। ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी 12/13, ठीक है। सो 12/13 इंटू 12/13 मीन्स 144/169, ठीक है बच्चों। अगले वाले में क्या होगा 4/52 मीन्स 1/13 इंटू 12/13, तो ये बनेगा आपका 12/169 एंड अगेन 12/169, सो इट विल बी 24/169, ठीक है। इसमें 1/13 इंटू 1/13 यानी 1/169। तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। यहाँ पर एक बात जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि समेशन ऑफ px एक बार करके देख लेना चाहिए, मेंटली कर लो या रफ में कर लो, साइड में ये 1 आना चाहिए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बच्चों, अगर आप इन सभी की वैल्यूज को लेते हुए इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको पक्का 1 मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कहीं गड़बड़ होगी, चेक कर लेना, एडिशन करने में गड़बड़ होगी, क्योंकि फिलहाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही निकला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है। तो ये आपका सेक्शन 4 स्टार्ट हो गया, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों हमको, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, x से दोनों तरफ डिवाइड करने वाला हूँ। क्यों डिवाइड किया बच्चों बताओ मुझे, ठीक है। क्योंकि x से डिवाइड कर रहा हूं इसलिए इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, समझे। x से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अब ये कंपैरेबल हो गया इस फॉर्म के साथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, ठीक है। तो यहां से p ऑफ x आपको मिलेगा 2/x एंड q ऑफ x आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी e की पावर में 2/x का हमें करना है ऐसे इंटीग्रेशन, तो e की पावर में 2 ln x, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे e की पावर ln x स्क्वायर एंड फाइनली वी विल हैव x स्क्वायर एज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्योंकि सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू फंक्शन q dx प्लस c, ठीक है बच्चों। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड फंक्शन q आपका 1 था इस तरीके से, तो दिस विल बी x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, सो y इंटू एक्स स्क्वायर, या तो यही छोड़ दो या y एज ए फंक्शन ऑफ x अगर आपको लिखना है तो दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो इट इज गोइंग टू गिव अस समथिंग लाइक दिस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए।
डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 क्या है इसको देख लेते हैं। सो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी द 3 यूनिट वेक्टर्स। अच्छी बात है, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, and each one of them being perpendicular to the sum of the others। तो मतलब वेक्टर A is perpendicular to B plus C, ठीक है, and वेक्टर B is perpendicular to C plus A, ठीक है, and वेक्टर C is perpendicular to A plus B। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर A डॉट B plus C, भैया डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी 0, समझे। यहाँ B डॉट C प्लस ए क्या होता है ना कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है, समझे, याद है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी को ना ऐड कर देंगे। जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे, मीनवाइल एक बात ध्यान रखना कि ए डॉट बी, ए डॉट सी, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, फिर सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ठीक है। इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इन्हें। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप इन सभी को ऐड करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स बी डॉट सी, इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं 2 कॉमन ही ले रहा हूं यहां से डायरेक्टली, तो इस तरीके से बच्चों आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसका ना सबसे पहले स्क्वायर कंसीडर करेंगे, ऐसे जब स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या बनेगा बताओ, ए डॉट ए इस तरीके से, फिर आपका ए डॉट बी, ठीक है, फिर आपका ए डॉट सी, ठीक है, फिर ऐसे ही आपका बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी आएगा, उसको आप ऐसे लिख लो, फिर आपका बी डॉट सी, फिर आपका आएगा सी डॉट ए, फिर आपका आएगा सी डॉट बी, फिर आपका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है। जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर फोकस करना, ठीक है, इनको हमने हाईलाइट किया, इन सब चीजों को ध्यान से देखिए। और ऊपर हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया, यानी यहां पर अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं मैं, तो यहां पर अगर मैं इन सभी की वैल्यूज को इस्तेमाल करने लगूं तो ये सारा 0 होने वाला है। बियॉन्ड दैट अगर जिनको हाईलाइट नहीं किया है उन पे फोकस करोगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर ये वाला वेक्टर बी का स्क्वायर, और फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। तो ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, आपको टॉप में मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर, फिर आपका मॉड सी स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3। तो ये वैल्यू किसकी आई है, ध्यान से देखना, ये वैल्यू इसकी आई है स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ इसकी वैल्यू, तो यहां से हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये आ जाएगा √3। ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस √3 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 15 आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऊपर वाला। देखिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। हम लोग 3x² प्लस x माइनस 3, इसे हम लोग सपोज t पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, x² का 2x यानी 6x प्लस x का 1 dx इज इक्वल टू dt। ये -3 का 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों फाइनली, सो योर इंटीग्रेशन विल बी न्यूमरेटर में आपका dt और डिनोमिनेटर में √t। तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स √t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t आपने क्या माना था भाई, रिप्लेस बैक करो, तो 3x² प्लस x माइनस 3, ठीक है बच्चों, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे आप यहाँ पर एक शॉर्टकट लगा सकते थे अगर ये 1 मार्कर होता तो। ध्यान से देखो, ऊपर है आपका डेरिवेटिव, ठीक है, और नीचे है आपका √ में फंक्शन। कुछ याद आया? अगर याद आ रहा है तो बढ़िया, और अगर याद नहीं आया या फिर आपको पता ही नहीं है तो हमारे इस चैनल पे ना इंटीग्रेशन के बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे लेक्चर हैं। 251 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर भी सॉल्व किए थे। 350 के आसपास क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इस बार इंटीग्रेशन के ऊपर, कंप्लीट डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों को मिला दिया जाए
सो एनीवे फिलहाल इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर 1 मार्कर है सीबीएसई एग्जाम में तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने आपको स्टेप्स दिखाई दी हैं, ठीक है। काफी छोटा क्वेश्चन है ये। इसका जो अल्टरनेटिव है इसको भी देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1/sin ऐसे लिखेंगे और एंगल क्या लिखेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर आ जाओ अंदर, ठीक है। ये हमने 1/sin लिखा, यानी डिवाइड किया साइन ऑफ एंगल से, एंगल अभी लिखा नहीं है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ पर मैं क्या करूंगा बच्चों, x प्लस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। तो अगर आप न्यूमरेटर में ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा b माइनस ऑफ माइनस ए, क्योंकि x कट जाएगा तो यानी b प्लस ए यानी a प्लस बी। तो आप साइन ऑफ a प्लस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करिए, लेकिन मल्टीप्लाई वाला इंटीग्रल के अंदर रखते हुए उसमें एंगल इस तरीके से एडजस्ट करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी है एंगल्स वैसे एंगल ऊपर दिखें, ठीक है, इन दोनों कॉस फंक्शन के आगे। डन। दोनों ही फंक्शन सेम थे, डिनोमिनेटर में कॉस और ये भी कॉस, एंगल डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, इसलिए साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम याद है, एस फॉर सेम, एस फॉर साइन, आपको कुछ बताया था मैंने। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर देख लो बच्चा लोग। तो फिलहाल अभी हम न्यूमरेटर में क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर में इंटीग्रल के अंदर हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, सो दिस विल बी साइन, ठीक है, इनटू कॉस, ठीक है, माइनस, ठीक है, इनटू कॉस, ठीक है बच्चों। और डिनोमिनेटर में जो आपका है वो तो एज इट इज है ही, यानी cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एलसीएम ब्रेक करने वाले हैं इंटीग्रल में। जैसे ही आप लोग एलसीएम ब्रेक करेंगे ना तो साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, यानी टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस बी ये बचेगा, बीच में है माइनस, और यहाँ पर आपका ये कॉस एक्स प्लस बी कटेगा तो साइन अपॉन कॉस मीन्स टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, ये बचेगा, ये रहा dx। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है, काम हो गया आपका। तो इंटीग्रेशन या तो टेंजेंट का हम सीकेंट की फॉर्म में लिखें या कोसाइन की फॉर्म में लिखें, तो हम यहाँ कोसाइन की फॉर्म में लिखेंगे। तो टेंजेंट ऑफ एंगल है ना, क्या बनेगा, माइनस लॉग कॉस ऑफ एंगल, ऐसे इसका आएगा तो ये भी माइनस का ही आएगा, आगे माइनस है पहले से ही तो हम इसको प्लस करके लिख देते हैं। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो या फिर एक स्टेप और लिख सकते हो जिसमें आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो इसे मैं एक बार 1/sin की फॉर्म में लिख रहा हूं और यहां हम लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए ओवर कॉस एक्स प्लस बी इस फॉर्म में एक बार लिख देते हैं, ठीक है। एनीवे तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है, ठीक है। 15th हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसे ना आप t एज्यूम कर लो, सो दैट यू विल हैव 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका हो जाएगा dt। अब यहां से दो रास्ते खुल गए, या तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाओ या फिर t को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो टी स्क्वायर प्लस टी उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। देखो मैं कैसे करूंगा, मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही करूंगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन आपको शो करके नहीं दिखाऊंगा, ये डायरेक्टली करना भी मैंने आपको सिखाया है। अगेन रिमाइंडिंग, आप लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। आप एक बार एलसीएम ले लो, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो आपको प्रीवियस स्टेप का जो टर्म है वो मिलना चाहिए। लेके देखो t प्लस 1 इंटू 1 यानी t प्लस 1 माइनस टी, टी कट जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको हमारे लेक्चर्स में मिल जाएंगी जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर आपके लिए बनाए हुए हैं बच्चों। अब यहां से आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन टी के लिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी ln ऑफ टी, ठीक है, माइनस ln ऑफ टी प्लस 1, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ t अपॉन t प्लस 1। तो t क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1,
तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या है आपके लिए बच्चों? तो क्वेश्चन 17 से बेसिकली हमारे सेक्शन 5 की स्टार्टिंग होती है, यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के छोटे हिस्से का आपको एरिया निकालना है, कट ऑफ बाय द लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल, और हमें एक्स एंड वाई एक्सिस भी ड्रॉ करने होंगे। तो जरा वेट करिए, मैं आपको बना कर दे देता हूँ। तो बच्चों ये रहा आपका डायग्राम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो बेसिकली हमें ये ना सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा एंड रेडियस ए यूनिट का होगा। ठीक है, अच्छा हमें जो एरिया निकालना है, इट हैज टू बी बाउंडेड बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस लाइन एंड इट हैज टू बी स्मॉलर एरिया। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्मॉलर एरिया को एक बार आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। तो ये एरिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो दिस एरिया वी नीड टू एक्चुअली इवेल्युएट। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा आपका, सो रिक्वायर्ड एरिया इज बेसिकली एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी फाइंडिंग द एरिया अबो एक्स एक्सिस, मींस एरिया इन दिस रीजन ए बी सी ए, और इसका ट्वाइस कर देंगे। क्यों किया ट्वाइस, बताना मुझे। जो आपका सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज सिमेट्रिकल। एक बार चेक करो, वैसे तो ये सिमेट्रिकल दोनों एक्सिस के अबाउट है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए जितना एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा ना, उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया होगा। बस इसी का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, सो एनीवे क्या बनेगा, 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर लिमिट्स क्या चलेंगी, तो यहाँ पर ये जो a से c के बीच में x की लिमिट क्या चल रही है, तो a बाय रूट 2 से लेकर a तक। ठीक है, y dx, तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 को मत भूलना बाहर, तो ये बनेगा आपका x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x ओवर a, और ये रहा आपका लोअर लिमिट और ये रहा अपर लिमिट। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2 बाहर है ही, अपर लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे तो a बाय 2 अंडर रूट में 0 आ जाएगा, तो खत्म कहानी। ठीक है, ये a स्क्वायर बाय 2 और ये साइन इनवर्स a अपॉन a, यानी साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2 आ जाएगा। अपर लिमिट हो चुका है, माइनस लोअर लिमिट की बारी है। तो लोअर लिमिट जब करेंगे ना, तो यहाँ पर x की जगह आप a बाय रूट 2 डालेंगे, तो ये बनेगा a बाय रूट 2 अपॉन 2, यानी इस तरीके से। और ये अंडर रूट के अंदर बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, यानी अंडर रूट के अंदर बनेगा a स्क्वायर बाय 2, सो दैट विल बी a बाय रूट 2। ठीक है, क्लियर है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 यानी पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, अब इस 2 को अंदर भेज देते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर इंटू पाई बाय 4, और वहां से 2 तो है ही, इस तरीके से आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2 टाइम्स इसके आगे 2 लगा दिया, तो ये बन रहा है अभी आपका a स्क्वायर अपॉन 4, देखो ध्यान से। ठीक है, और ये बन रहा है आपका a स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, इस 2 को भी अंदर भेज देते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर पाई अपॉन 4। ठीक है बच्चों, ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर पाई अपॉन 4 और ये a स्क्वायर पाई अपॉन 2 कंबाइन कर लो। वैसे a स्क्वायर पूरे में से कॉमन भी ले सकते हैं, फिलहाल नहीं ले रहा हूं मैं। तो फाइनली आपका यहाँ पर क्या आएगा, दिस विल बी a स्क्वायर पाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 मीन्स 4। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो पूरे में से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा बेसिकली, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, सो आई एम लीविंग इट हेयर ओनली, जगह भी नहीं है अगले स्लाइड पे जाना पड़ जाएगा वरना, सिर्फ आंसर लिखने के लिए। तो चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली ये एलपीपी का क्वेश्चन आ गया, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, जरा ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो भी इन इक्वेशंस है, इनके हमें इक्वेशंस कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपका एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर देता हूं और फिर बाकी काम करते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों,
x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, और रीजन ये रहा। तो बच्चों अब हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी x + 2y > 10। तो इसके लिए हम इसको ना लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, x + 2y = 10 की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसमें x की जगह 0 डालेंगे तो y आपका 5 आएगा, एंड अगर y 0 होगा तो x 10 आएगा। तो अब ग्राफ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका पहले वाले इनइक्वेशन के लिए आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड इनइक्वेशन को देखेंगे, जिसमें जब x की जगह 0 हम पुट करेंगे तो y विल बी 6, एंड जब y 0 होगा तो x विल बी 8। एक बार चेक करो, ठीक है, तो ये y 6 एंड x 8। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला भी इनइक्वेशन प्लॉट हो गया। ठीक है, डन। अब यहाँ पर हमें शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए बेसिकली हम टेस्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट यूज करते हैं, और ये सारी बातें बेसिकली मैंने आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था ना बेटा, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था 2021, तो उसमें जो एलपीपी का क्वेश्चन था वहां पर मैंने आपको ये सारा रिकैप दिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम इनइक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और वहां पर शेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी दोबारा से समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले जरा मैं इन इक्वेशंस को ना एक बार फर्स्ट एंड सेकंड बोल देता हूं। तो फर्स्ट वाला आपका ये हो जाएगा, दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड इन इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पर शेडिंग करनी है तो शेडिंग करने के लिए हम टेस्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट जब यूज करेंगे तो 0,0 दोनों ही इन इक्वेशन के लिए लिया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो 0,0 जब फर्स्ट वाले के लिए हम डालेंगे तो 0 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये वाली कंडीशन बनेगी जिसको हम फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला ये रहा फॉल्स, यानी ये कहेगा शेडिंग ओरिजिन यानी टेस्टिंग पॉइंट से अवे करो। ठीक है, सेकंड वाले के लिए जब हम लेंगे तो ये बनेगा आपका 3x + 4y ≤ 24, यानी इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी बनेगी ट्रू कंडीशन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके लिए शेडिंग किधर होगा, इसके लिए शेडिंग होगा टुवर्ड्स द टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये वाला जो रीजन बनेगा ना बच्चों, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन। एक बार आप ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए। ठीक है, और यहाँ पर इनको हम कॉर्नर पॉइंट्स एज्यूम कर लेंगे, तो ये A, ये B और ये C। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आर हेयर एज कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर अब हम टेबल बना लेंगे, तो ये रहा जी आपका कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पर हम Z की वैल्यू लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स जैसे हमें B तो बड़े आराम से मिलेगा, A के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, पहले हम B को ही लिखते हैं। तो B में है आपका 0,5। ठीक है, x0 तो y5 फर्स्ट वाले से है ये। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में भी यानी C वाले में भी x0 होगा, तो x0 तो y आपका 6 आ रहा था अगर आप सेकंड इन इक्वेशन से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब इसके बाद जरा हम पॉइंट A को भी फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें दोनों ही इन इक्वेशंस के इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये बन जाएगा सेकंड का इक्वेशन, और फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो ये बनेगा इस तरीके से। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो 3x - 2x आपका x आ जाएगा, 4y कटेगा, 24 - 20 मीन्स आपका 4 आएगा। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। कैसे पता चला, x की जगह 4 आप पुट कर दो किसी भी इन इक्वेशन के इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अब इन सभी को जरा हम अपने z में पुट करके देखेंगे तो भाई क्या आने वाला है। तो सबसे पहले b और c का ही कर लो, आसान है ना, x की जगह 0 डालने की जरूरत ही नहीं है खत्म कहानी, डालोगे 0 तो खत्म कहानी। एनीवे, तो 5 डालेंगे यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा 5 × 5 = 25, 2 0 फ्री में, यहाँ पर 5 × 6 = 30, 2 0 फ्री में। अब ये डालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर अगर 4 डालेंगे तो ये आपका 800 और 3 डालेंगे तो 1500, तो ये आपका आ रहा है 2300 बच्चों। एक बार चेक करो, बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, डन। अच्छा, तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये है सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम। तो आंसर क्या डिक्लेयर हो जाएगा बच्चों, तो आंसर डिक्लेरेशन ये आ जाएगा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 2300 एंड इट इज ऑब्टेन्ड एट a यानी 4,3।
कई बार हमसे ना पॉइंट स्पेशली पूछ लेता है कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी या किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर स्पेशली पूछेगा तो लिख दो, नहीं पूछेगा तो ठीक है, एज यू विश, मेरा मन किया तो मैंने लिख दिया, ठीक है, नहीं तो मत लिखो भाई, पूछा ही नहीं है तो। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर हमें इसका एक अल्टरनेटिव दिख रहा है और लिखा हुआ है, तो जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी सॉल्व करना है हमें। तो ये भी आपका एलपीपी का ही है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भी हमें ग्राफ वगैरह प्लॉट करने हैं, तो सबसे पहले हम ये अपना वाई एक्सिस प्लॉट कर देते हैं बेटा। तो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमें अब स्केल लेने हैं, तो स्केल किस तरीके से लेंगे, तो बच्चों अब यहाँ पर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया है। स्केलिंग आप देख सकते हैं, दोनों एक्सिस के ऊपर मैंने 10 यूनिट्स का स्केलिंग लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट इन इक्वेशन का हमें यहाँ ग्राफ बना लेना है। तो इसके लिए x + 3y = 60 हम लिखेंगे, जहां अगर x 0 होगा तो y 20 एंड अगर y 0 होगा तो x 60। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये आपका पहले वाला है, ठीक है बच्चों। अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं बेटा। तो दूसरे वाले में हमें क्या बोला हुआ है, दूसरे वाले में है आपका x + y > 10 है, जिसका इक्वेशन x + y = 10 लेंगे। तो x 0 तो y 10, y 0 तो x 10। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें एक थर्ड वाला भी है। तो थर्ड वाले में बेसिकली क्या है कि x < y दिया हुआ है, मतलब उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, x = y। तो ये आपका ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन बन जाएगा जो कि x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से आपका आ गया ये थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। इनका एक बार नेमिंग कर देते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका ये रहा और ये रहा आपका सेकंड वाला और ये आपका है फर्स्ट वाला बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शेडिंग करनी है, तो हम इन दोनों के लिए टेस्टिंग पॉइंट 0,0 आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाले के लिए लेंगे तो 0 + 3 × 0 यानी 0 < 60। तो ये आपका आ जाएगा ट्रू। तो फर्स्ट वाले के लिए ट्रू, ट्रू होने का मतलब इसका शेडिंग होगा टुवर्ड्स द टेस्टिंग पॉइंट मींस ओरिजिन, नीचे की तरफ लाइन से। दूसरे वाले के लिए जब आप टेस्टिंग पॉइंट डालेंगे तो 0 + 0 < 10। तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स होने का मतलब ये रहा सेकंड वाला, ये टेस्टिंग पॉइंट से अवे जाएगा, ठीक है। अब रह गया तीसरे वाला। तो तीसरे वाले के लिए हम टेस्टिंग पॉइंट 0,0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0,0 से इस इक्वेशन का इक्वेशन पास करेगा, यानी इस इक्वेशन के इक्वेशन को अगर हम लिखें, यानी x = y अगर लिखें, तीसरे वाले इन इक्वेशन के इक्वेशन को x = y अगर लिखें तो उसको 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा एज ए टेस्टिंग पॉइंट। तो अगर कोई दूसरा पॉइंट सपोज मैंने ले लिया 10,0 थर्ड के लिए, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, तुम्हारी मर्जी है। तो x की जगह 10 और ये इस तरीके से, तो ये बन गया आपका फॉल्स। अब 10,0 ये रहा, अगर ट्रू बनेगा तो इसकी तरफ शेडिंग करते हैं हम, लेकिन फॉल्स बना है तो इससे अवे जाना है हमको, ठीक है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर कॉमन जो भी रीजन आएगा उसको शेड करना है बच्चों। तो कॉमन शेडेड रीजन, जैसा कि यहाँ पर देखो, इससे नीचे, इससे ऊपर और इससे भी ऊपर, तो ये वाला रीजन आपका कॉमन रीजन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको नेम कर देते हैं। तो ये A, इसे आप B पॉइंट बोल दो, और ये आपका पॉइंट C और इसे आप पॉइंट D बोल दो बच्चों, ठीक है। अब बेसिकली हमें A और B वाला पॉइंट तो बड़े आराम से मिलेगा, लेकिन C और D के लिए हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पॉइंट C एंड पॉइंट D को निकाल लेते हैं। तो C यहाँ पर आपका तीसरे वाला और दूसरे वाले का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो x = y अगर डाल देंगे हम x + y = 10 में, है ना, इसका बन जाएगा x = y और दूसरे वाले का ये रहा। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें पॉइंट C मिल जाएगा। तो x = y डालो तो x की वैल्यू 5 आ रही है, तो y भी आपका 5 ही आएगा, ठीक है। यानी पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं 5,5, ठीक है। अब इसी तरीके से जब पॉइंट D आप निकालने जाओगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये पहले वाला, यानी x + 3y = 60 एंड तीसरे वाला, ठीक है। यहाँ पर भी x की जगह आप y डाल दो, तो ये बन जाएगा आपका 4y = 60 मींस y आपका आ जाएगा 15। तो y अगर 15 आएगा तो x भी आपका 15 ही आएगा। तो यानी पॉइंट D आपका आ गया 15,15, ठीक है।
तो बच्चों अब इन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना टेबल फॉर्म करते हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर, और ये रही आपकी वैल्यू ऑफ z जिसका मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन दोनों करने के लिए बोला गया है। सो एनीवे, तो सबसे पहले पॉइंट है यानी जिसमें आपका x 0 एंड y 20 हो गया, पॉइंट b x 0 y 10 हो गया, पॉइंट c यानी 5,5 एंड पॉइंट डी यानी 15,15। ठीक है, तो पॉइंट ए को हम डालेंगे जब z में, ये रहा z, तो x की जगह 0 डालने की कोई जरूरत नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम सीधा y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बनेगा आपका 180। फिर आप पॉइंट बी में जब जाएंगे तो ये बनेगा आपका 90। फिर पॉइंट सी आप डालेंगे तो 3 5 15 एंड 9 5 45, इनको सॉल्व कर लो तो ये 60 आ रहा है। फिर पॉइंट डी आप डालेंगे तो 15 इंटू 3 मीन्स 45 एंड 15 इंटू 9 मीन्स 135। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो क्या आ रहा है बताना जरा, 180 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, सही है, डन। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को लोकेट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू तो ये रही, तो ये तो मिनिमम है, तो यहाँ पर लिख दो कि मिनिमम वैल्यू क्या रही आपकी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 60। ठीक है, सबसे कम वैल्यू तो यही है। ठीक है, लेकिन अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए 180 है, एक बार चेक करो, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये भी आपका 180 है और ये भी आपका 180 है, समझे। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा, तो बच्चों ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये कहां पर आ रही है, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी दोनों पे आ रही है। तो इसके बाद बेसिकली हम यहाँ पर डिक्लेयर क्या करेंगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू तो आपको दिख रही है, वो क्लियर है, एक ही पॉइंट पे है, बट मैक्स वैल्यू ऑफ z अकर्स एट a एंड d, वो तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि a और d को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, यहाँ देखिए डायग्राम में a और d को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट पे z की वैल्यू यही मिलने वाली है, 180। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज ऑब्टेन्ड at all the points which joins at all the points joining A and D। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके इस एलपीपी वाले क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखते हैं। ठीक है, so बच्चों thank you very much for watching this session. This was half syllabus test number 4 that we have discussed in today's class. अब अगली क्लास से हम लोग बेसिकली प्लेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1, जहां पर हम लोग बेसिकली फुल सिलेबस के टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशंस आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या होगा, आपको आने वाले समय में जब भी मैं लेक्चर्स डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो एनीवे, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।